नमस्कार। आज हम लोग झूठा सच उपन्यास का अध्ययन करेंगे। झूठा सच उपन्यास जसपाल द्वारा लिखित उपन्यास है। यह उपन्यास दो भागों में लिखा गया है। पहला भाग 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। जसपाल, जिसका जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को फिरोजपुर छावनी पंजाब में होता है और उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1966 ईस्वी को हो जाती है। इससे पहले देखते हैं तो जसपाल एक क्रांतिकारी भावना वाला युवक है जो 1921 ईस्वी में स्वतंत्र क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़ता है तथा इनके साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान और सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत में 1970 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं जसपाल के उपन्यास, प्रमुख उपन्यास को देखते हैं हम लोग। इसके प्रमुख उपन्यास में पहला है 1941 में दादा कामरेड, 1943 में लिखते हैं देशद्रोही, 1945 में लिखते हैं दिव्या, 1946 में लिखते हैं पार्टी कामरेड, 1949 में लिखते हैं मनुष्य के रूप में, 1956 में लिखते हैं अमिता, 1958 में लिखते हैं झूठा सच और उसका दूसरा भाग 1960 में लिखते हैं झूठा सच का दूसरा भाग और 1974 में लिखते हैं मेरी तेरी बात। इस तरह से इनके प्रमुख उपन्यास हैं। जो उपन्यास है कहीं ना कहीं मतलब एक झूठा सच, झूठ का ही सच मानने वाली कहानी को दिखाता है। मुख्य सारांश को अगर हम लोग अच्छे से देखना चाहें तो इस प्रकार से भी हम लोग देख सकते हैं। पहले इसका पात्र को देखते हैं। जयदेवपुरी इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है जो भोला पांडे परिवार का बेटा है। यह मध्यम वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। दूसरा तारा जयदेवपुरी की बहन है तथा उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है। संपूर्ण उपन्यास की कथा उसी के इर्द गिर्द घूमती है। वह एक प्रगतिशील सोच रखने वाली नारी पात्र है। इसका पिता का नाम मिस्टर रामालू भाया है। इसके बाद दूसरे पात्र में कनक की बात करते हैं। कनक एक संपन्न परिवार की लड़की है और जयदेवपुरी से वो प्रेम करती है। मास्टर रामालू भाया आर्य समाजी परिवार का मुखिया है। इसके अतिरिक्त पंडित गिरिधारी लाल, डॉक्टर प्राणनाथ, शीला, नैयर, अहमद मिल, उर्मिला, श्यामा तथा सोमराज आदि प्रमुख पात्र हैं जो मध्यम वर्गीय समाज के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधि करते हैं। आइए देखते हैं इस उपन्यास का कथानक। प्रथम भाग में कहानी की शुरुआत लाहौर के भोला पांडे के परिवार, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, से शुरू होता है। परिवार का बड़ा लड़का मुखिया जयदेवपुरी एक पत्रकार है जो खुद को आदर्शवादी समझता है। जयदेवपुरी अपनी बहन तारा को उच्च शिक्षा दिलाना चाहता है और उसका अभी विवाह नहीं होने देना चाहता है, लेकिन पूरी के आदर्श तब धराशायी होती है जब अपनी बहन का एक मुस्लिम लड़के असद के प्रति आकर्षण देख उसके भीतर का धार्मिक अहंकार जाग उठता है। वह न तो सिर्फ अपनी बहन को असद से अलग करता है बल्कि सम्राज नाम के एक बेईमान व्यक्ति से उसका विवाह भी होने देता है तथा अपने पिता मास्टर रामालू भाया को रोकता भी नहीं है। पूरी की प्रेमिका है, पूरी मतलब जयदेवपुरी की प्रेमिका है कनक। कनक एक शिक्षित व रईस परिवार की लड़की है जो पूरी के लेखों से प्रभावित होकर वह उसे अपने दिल दे बैठती है, लेकिन पूरी की आर्थिक स्थिति व उसकी पारिवारिक स्थिति से असंतुष्ट कनक का परिवार पूरी के लिए कभी कनक को समर्थन नहीं देता। ये वह दौर था जब देश का हर युवा आजादी के ख्वाब देख रहा था और उसे मुकल्लम करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। इसी बीच देश के विभाजन की खबरें तेजी से फैलती है और नेताओं के राजनीतिक बयान आने लगते हैं। मिलजुल कर आपसी सद्भावना से रहने वाला शहर लाहौर सांप्रदायिक दंगों की आग में जलने उठता है।
इसी दौरान तारा की शादी की पहली रात ही दंगे होने के कारण उसका पति उसे छोड़कर भाग जाता है, जिसे तारा को भी अपना ससुराल छोड़कर भाग जाना पड़ता है। कुछ दिनों तारा एक मुस्लिम परिवार में शरण लेती है, लेकिन उसके बाद वह ऐसे गिरोह के हाथ लग जाती है जो इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए लड़कियों को बेचने का धंधा कर रहा होता है। तभी देश का विभाजन हो जाता है, यानी पाकिस्तान बन जाता है और देश में रहने वाले लोग दो नक्शों में बढ़ जाता है। जब किसी को किसी की खबर नहीं है, घर से नौकरी की तलाश में निकला जयदेव लाहौर वापस नहीं पहुंच पाता और जालंधर में ही रह जाता है। जयदेव का परिवार कहाँ है उसे बिल्कुल नहीं पता है। उधर कनक अपनी दीदी और जीजा के साथ नैनीताल में रह जाती है और कनक का परिवार दिल्ली पहुंच जाता है। तारा तो खैर अपने परिवार वालों के लिए मर चुकी मान ली जाती है और यहीं पर पहला भाग समाप्त होता है। जिंदगी के रंगों में सराबोर शहर लाहौर जो अपने लोक संस्कृति, लोक रीति रिवाजों, लोक गीतों की धुन में संगीत का बजता था, आज अचानक आग और धुएं में खिसक रहा होता है। इस उपन्यास में जितनी गहराई से मुझे लाहौर शहर से जोड़ा जाता है, उतना आज तक मैंने किसी और उपन्यास में नहीं पढ़ा। द्वितीय भाग में बात करते हैं तो जयदेवपुरी जालंधर में बस चुका है। वह एक प्रेस का मालिक बन चुका है, लेकिन अपने परिवार की तलाश में लाहौर वापस आता है। स्थिति बदल चुकी होती है। मजबूरी में भूख और निर्बलता के कारण उसे एक होटल में काम करना पड़ता है। इसी दौरान वह कांग्रेस नेता सूद जी के संपर्क में आता है, जो 1942 ईस्वी में उसे जेल में मिले थे। सूद जी उसकी सहायता करते हैं। इसी समय वह असहाय उर्मिला के संपर्क में आ जाता है और उसके प्रति आकर्षण होता है। उधर कनक पत्रकारिता प्रारंभ करने के लिए दिल्ली में रह रही है और एक मार्क्सवादी युवक गिल के प्रति आकर्षित होती है, किंतु उसका आकर्षण उसके भीतर पल रहे जयदेवपुरी के प्रेम को नष्ट नहीं कर पाता। जयदेव के वापसी की सूचना पाकर वह जालंधर पहुंच जाती है। उर्मिला को जयदेव के साथ देखकर निराश होती है, किंतु जयदेव उर्मिला को यह कहकर छोड़ देता है कि उसे नर्स का काम सीख लेना चाहिए। कनक और जयदेव एक बार फिर मिल जाते हैं। दोनों साथ में मिलकर प्रकाशन का कार्य करते हैं। दोनों के विचार में बहुत मतभेद होता है, जिस कारण कनक पुरी को छोड़कर गिल के पास चली आती है। तारा जो कि दिल्ली की एक कॉलेज में पढ़ाती है, उसका विवाह डॉक्टर प्राणनाथ जो उसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं के साथ हो जाता है। तारा डॉक्टर प्राणनाथ को अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बताती है। प्राणनाथ इस सब के बाद भी उसे अपना लेता है। समीक्षकों की दृष्टि में देखते हैं, रामविलास शर्मा ने कहा कि जसपाल के घोर विरोधी के रूप में माने जाते हैं, परंतु उन्हें संभवतः सबसे पहले यह घोषित कर दिया था कि झूठ सच जसपाल जी के उपन्यास में सर्वश्रेष्ठ है तथा उसकी गिनती हिंदी के नए पुराने श्रेष्ठ उपन्यासों में होगी, यह भी निश्चित है। प्रकार देखते हैं, झूठा सच उपन्यास में सांप्रदायिक संकीर्णता और तनाव, देश विभाजन की त्रासदी, भीषण नरसंहार, विपत्तियों की दुर्दशा, मनुष्यता के आवरण के भीतर दबी हुई पशुता का तांडव, उच्च वर्ग की सार्थक परता तथा निम्न वर्ग की नैराश्य निराश आदि सब कुछ इस उपन्यास में चित्रित हुआ है। इस तरह से यह उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास मानी जाती है।